टेक इट एज इट कम्स। आइए बढ़ते आगे। एसपीएल मिड कैप स्टॉक के दो खास मेहमान हैं तैयार हमारे साथ, विकास सेठी साहब और राजेश पालिया साहब। पालिया साहब सुप्रभात, करिए शुरुआत अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लॉन्ग टर्म पिक रहेगी सीसीएल प्रोडक्ट्स। ये स्टॉक में अगर हम सेटअप देखें तो लास्ट 6 महीने से स्टॉक एक कंसोलिडेशन करते हुए दिख रहा था, और जिस तरीके से वीकली सेटअप पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना है लास्ट 6 महीने से, तो जुलाई में इसने हाई बनाए थे करीब 495 के आसपास। उसके बाद एक करेक्शन हुआ स्टॉक में, अब जिस तरीके से वापस रिकवरी का ट्रेंड बनते हुए दिख रहा है, हमें लगता है ओवरऑल तो ये स्टॉक के लॉन्ग टर्म सेटअप तो पॉजिटिव है। और अब जिस तरीके से वापस वीकली सेटअप में जिस तरीके से ब्रेकआउट हुए हैं, हमें लगता है अब ये स्टॉक को यहाँ से लॉन्ग टर्म में ऐड करना चाहिए पोर्टफोलियो में। और 469 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 469 से 460 ये बाइंग रेंज सजेस्ट करेंगे। स्टॉप लॉस रखें इसमें करीब 430 के आसपास, और अपसाइड के टारगेट हमें लगता है अब जिस तरीके से चार्ट पैटर्न बने, ये स्टॉक में टारगेट आना चाहिए करीब 570 से लेके 580 तक के। तो लॉन्ग टर्म में बाय करने की सलाह रहेगी सीसीएल प्रोडक्ट्स में। तो लॉन्ग टर्म के लिए सीसीएल प्रोडक्ट में करें खरीदारी, ये राय है पालिया साहब की तरफ से। और सेठी साहब, आपकी पसंद का शेयर लॉन्ग टर्म के लिए? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए अनिल जी, आज जो लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, स्टॉक का नाम है संधार टेक्नोलॉजीज, जो कि अभी 240 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक को मैंने कई बार पहले भी रिकमेंड किया हुआ है, और मुझे याद आता है चैनल पे जब डिस्कशन होता है इस स्टॉक का, तो आपको मैं याद आ ही जाता हूँ, बिकॉज मैंने कई बार इसको रिकमेंड किया। अनिल जी, एक सॉलिड कंपनी है ऑटो कंपोनेंट सेक्टर की, जो कि मेनली सेफ्टी और सिक्योरिटी सिस्टम्स के लिए जानी जाती है, और दुनिया की 2 व्हीलर लॉक्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। इसके अलावा पैसेंजर कार्स के लिए जो सीट बेल्ट स्पूल होता है, वहां पे 28% ग्लोबली मार्केट शेयर है इस कंपनी का। एक एमएनसी टाइप की कंपनी है। भारत में तो कई सारे प्लांट्स है, अराउंड 29 प्लांट्स है इनके। बाकी इसके अलावा स्पेन में भी 2 प्लांट है, फिर मेक्सिको में 1 प्लांट है। और बाकी इस कंपनी का रिसेंटली जो टेस्ला ने भारत में 3 कंपनियों को पिक किया अपने लिए ऑटो कंपोनेंट सप्लाई करने के लिए, उसमें वन ऑफ द 3 कंपनीज ये भी है। बाकी 2 कंपनी सोना, बीएलडब्ल्यू और भारत फोर्ज है। बाकी अच्छी फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, डेट इक्विटी रेशियो भी 0.26। फिर डीआईआईज भी अराउंड 16.3% स्टेक इसमें ओन करते हैं, जिसमें प्रोमिनेंट है आईसीआईसीआई, निप्पॉन, कोटक, डीएसपी और आदित्य बिरला सन लाइफ। मुझे ये स्टॉक इस करेक्शन के बाद 240 के आसपास के लेवल्स पे अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है। और ये जो अभी बजट पे हम जा रहे हैं, और बजट में मुझे लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक स्पेस होगा जिसके लिए डेफिनेटली, जिसको एनकरेज करने के लिए सरकार कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट्स करनी चाहिए, तो उसका भी एक शॉर्ट टर्म में भी फायदा मिल सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, और 350 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी करने की सलाह। ओके, 350 रुपए तक के टारगेट के लिए संधार टेक में करें खरीदारी। और विश्व जी अपना वादा निभाने के लिए तैयार है। उन्होंने बोला कि बाजार खुलने के बाद पिक ऑफ द वीक दूंगा, अभी नहीं दूंगा। तो मैंने याद दिलाया विश्व जी बाजार खुल के 45, बोला हो गए, बताया नहीं आपने, अभी देता हूं। तो विश्वेश जी आपको देने के लिए तैयार है। तब तक एक बार जल्दी से जैन साहब से पूछ लेते हैं उनकी 10 की कमाई का शेयर बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, आरपीजी लाइफ साइंसेस, ये स्टॉक मैंने कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले इनफैक्ट जैन साहब के जेम्स में भी दिया था, और अब ये ऊपर के लेवल से करेक्ट होके एक सपोर्ट के लेवल्स पे है। और मुझे ऐसा लगता है, अगेन मैं जो डिफेंसिव्स की बात कर रहा हूँ और सस्ते वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स की बात कर रहा हूं, तो मुझे लगता है फार्मा स्टॉक्स में ये एक सस्ता स्टॉक है, और बहुत ही बेहतरीन ग्रुप की पेडिग्री है, और 8 रुपए का फेस वैल्यू वाला आई थिंक एकमात्र स्टॉक होगा ये मार्केट्स में जो लिस्टेड है। और मुझे बहुत बढ़िया लगता है ये स्टॉक। मैंने हमेशा से इसको काफी बार रिकमेंड पहले जैन साहब के जेम्स में भी किया हुआ है, और डिविडेंड यील्ड बढ़िया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़िया, और मतलब आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27 के लगभग है, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 21 के लगभग है। ग्रोथ पिछले 3 साल की अगर प्रॉफिट की कैगर देखे तो 43% की ग्रोथ है प्रॉफिट की, और 0 डेट कंपनी है। तो बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए। अच्छा डिविडेंड देती है, 1.25% के लगभग का डिविडेंड यील्ड है, तो आराम से 750 के टारगेट के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है। ओके, 750 रुपए तक के टारगेट के लिए आपको आरपीजी लाइफ में करनी है खरीदारी, ये है राय जैन साहब की तरफ से। ये आरपीजी लाइफ, ये तो हर्ष गोयनका जी वाली है। हाँ सेठी साहब, हर्ष गोयनका जी वाली है ना, तभी आपके रडार पे नहीं आया अब तक। संजीव गोयनका ग्रुप वाली होती तो अब तक रिकमेंड कर चुके होते, राइट? आरपीएस होता तो हो जाता।
इसमें एस मिसिंग। ऐसा नहीं है, मैंने हर्ष गोइंका जी की भी कंपनियों को रेकमेंड किया है। जैसे एक सुमित सिक्योरिटीज मुझे याद आता है, जो होल्डिंग कंपनी है उस ग्रुप की, उसको नीचे लेवल्स पे रेकमेंड किया। और फिर जेंसार टेक्नोलॉजीज भी उनकी कंपनी है, जो कि संदीप ने भी रिकमेंड किया, मैंने भी रिकमेंड किया हुआ है। ये बात तो सही है बिल्कुल, लेकिन कुछ भी बोलो, वहां पर ट्रैक ज्यादा है देखो वहाँ। हाँ, उन कंपनी, वो तो हमें पता है, ट्रैकिंग उनकी जबरदस्त है, गजब। और अब तक यार जैन साहब 40-50 रुपए से फर्स्ट सोर्स रिकमेंड करते हैं। फर्स्ट सोर्स बिल्कुल जबरदस्त, स्ट्रांगली, मतलब। और उस समय तो डिविडेंड डील की वजह से आईटी शेयर में कहा डिविडेंड डील होती थी, लेकिन उसमें डिविडेंड डील 6-7%, 8% की होती थी। वहां से स्टॉक कहां से कहां पहुंचा है। आइए, पिक ऑफ द वीक का बिगुल अगर तैयार है तो विश्वेश जी भी तैयार है। अब इतनी देर बाद होता है, बिगुल तो बनता है फिर। एब्सोल्युटली। विश्वेश जी, कंडीशन एक ही है, पिक बहुत दमदार होनी चाहिए। देखो, ऐसा अलग से आपके लिए स्पेशल बिगुल बना, बाकी एक बिगुल में सब लोगों ने मिलकर काम चलाया है। थैंक यू सो मच सर। देखिए, मैंने जो सुबह कहा था मैं उसको अभी भी कायम रखता हूँ। मुझे लगता है अनिल जी, मार्केट जो है वो वॉलेटाइल है, और इसीलिए ब्लैंकेट हम मॉर्निंग में गैप अप और गैप डाउन पे ट्रेड लेते हैं, तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा स्टॉप लॉस या फिर एक बार पैनिंग करवाता है। तो डेटा शेप अप हो जाए, चार्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद में मुझे लगता है कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए मैंने उसकी गुजारिश की थी। तो मेरी ओर से जो खरीदारी की राय है वो है पेट्रोनेट। अनिल जी, हमने फ्राइडे से, इनफैक्ट लास्ट मंडे से खाली शॉर्ट कॉल दिए हैं, ये पहला बाय कॉल है। पेट्रोनेट लेना चाहिए अनिल जी, 213 के आसपास मिल रहा है कैश में। एक सिंपल लॉजिक कहूंगा अनिल जी, पूरा मार्केट ऊपर नीचे कुछ भी हो गया, 2020 से मतलब 2 साल हो गए ऑलमोस्ट, पेट्रोनेट का लोअर एंड ऑफ द रेंज 210 है और अभी 213 पे मिल रहा है। तो 3 रुपए का ही मेरा स्टॉप लॉस बनता है, और मैं 2 रुपए नीचे स्टॉप लॉस रखता हूं, तो 208 का स्टॉप लॉस, तो 208 का स्टॉप लॉस हो गया। और अगर ये 2 साल का कंसोलिडेशन अगर सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रायंगल है और अपसाइड ब्रेकआउट देगा, तो मेरे ख्याल से आगे तो काफी सारे लोगों के रडार पे आएगा। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है टेक्निकली भी इतने बड़े उठापटक में स्टॉक ऑलरेडी 230 से नीचे आ चुका है, लोअर एंड ऑफ द रेंज में मिल रहा है, स्टॉप लॉस काफी छोटा है। मुझे लगता है इसको होल्ड करना चाहिए, विद स्टॉप लॉस होल्ड करना चाहिए। मार्केट शायद और खराब हो सकता है, ये स्टॉप लॉस के पास आ सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नव होल्ड करना लगता है पड़ेगा। 220 और 230 की ये कंजर्वेटिव टारगेट होंगे पेट्रोनेट के ये वीक के लिए। और मुझे लगता है अनिल जी, मार्केट और वीक हो सकता है, लेकिन ये स्टॉक जितना आप 210 के नजदीक खरीदोगे उतना अच्छा है। मेरे हिसाब से लोएस्ट ऑफ द रेंज ऑफ लास्ट 2 इयर्स है, तो यहाँ पे 208 के स्टॉप लॉस से पेट्रोनेट को खरीदने की राय। ओके, तो ये है आपके लिए पेट्रोनेट, विश्वेश जी की तरफ से पिक ऑफ द वीक। इसको मानकर चलें 220-230 के टारगेट्स के लिए। ऐसे ही कुछ और दमदार कॉल्स लेना बाकी हैं एसपीएल मिड कैप्स में, पोजिशनल और शॉर्ट टर्म कॉल, साथ ही कुछ और 10 की कमाई के आइडियाज भी आएंगे। आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक्शन को बढ़ाएंगे आगे। स्वागत है आप सबका 10 की कमाई में। आइए, हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ तैयार। पोजिशनल पिक का वक्त है, पालिया साहब बताइए। अनिल जी, पोजिशनल पिक होगी बीडीएल, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो मंथली सेटअप के हिसाब से स्टॉक ने मल्टी मंथ रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। ये 4th कंसेक्यूटिव वीक है जहां पे स्टॉक में एक स्ट्रेंथ बनते हुए दिख रही है, और जिस तरीके के इसके अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम चार्ट पैटर्न बने हुए काफी स्ट्रेंथ दिखती है स्टॉक में। हमें लगता है स्टॉक में जिस तरीके से ब्रेकआउट हुए यहाँ पे पोजिशनल बेसिस पे ये स्टॉक को बाय किया जा सकता है। 540 से लेके 550 तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकती है। 465 से 455 ये बाइंग रेंज रहेगी। 440 के आसपास स्टॉप लॉस रखें, और 540-550 के अपसाइड के टारगेट के लिए बीडीएल बाय करने की सलाह रहेगी पोजिशनल कैटेगरी। ओके, तो सब 465 रुपए वाले शेयर ही आज रिकमेंड करने की सोचिए, लगता है हमारे पालिया साहब ने। सीसीएल प्रोडक्ट भी 465 वाला, भारत डायनेमिक भी 465 वाला। और बाय द वे, जो सुमित जी के गले की बात चले, एक बहुत बढ़िया मैसेज भेजा, एक संदीपन वैश्य साहब है, उन्होंने बहुत बोला, बोले सुमित जी का गला है ना, हाँ। सुमित जी का, जरा सुमित जी को बता, सुमित जी का गला यस बैंक की तरह हो गया है, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। गजब की क्रिएटिविटी है लोगों में, बहुत बढ़िया, खतरनाक है। मतलब कुछ लोगों, भाई साहब धन्य हो आप जिसने लिखा है, क्या मतलब कहाँ कहाँ सोच और दिमाग जो चलता है, वाह लाजवाब। आइए सेठ साहब बताइए आपकी पोजिशनल पिक। हाँ बिल्कुल अनिल जी, आज की जो मेरी पोजीशनल पिक है, स्टॉक का नाम है पावर मेक प्रोजेक्ट्स, जो कि अभी 945 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। इसमें पोजिशनली टारगेट है 1010 के, स्टॉप लॉस रखना है 920 रुपए का।
ये एक दिग्गज कंपनी है जो कि पावर प्रोजेक्ट्स के लिए इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बाकी एक सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, जबरदस्त ऑर्डर बुक है अराउंड 7,500 करोड़ का, जिसके कारण 2-3 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी आती है, फिर अच्छी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है। और पावर प्रोजेक्ट्स को भी एक बजट के तौर पे भी देखना चाहिए। मुझे लगता है इस तरह की कंपनियां बजट में अनाउंसमेंट्स के बाद अच्छे करनी चाहिए। बाकी एफआईआईज अराउंड 2.91% ओन करते हैं और डीआईआईज 10% हिस्सेदारी इसमें ओन करते हैं, जिसमें एचडीएफसी है, डीएसपी और आईडीएफसी है। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ पे खरीदना चाहिए। सितंबर क्वार्टर भी बहुत अच्छे थे, 28 करोड़ का पैट था, जो कि पिछले साल सितंबर क्वार्टर में 52 करोड़ का नुकसान कंपनी ने रिपोर्ट किया था। मुझे लगता है ये स्टॉक पोजिशनली 1010 तक के टारगेट के लिए खरीदना चाहिए और 920 का मेरा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए इस समय सेठी साहब की तरफ से पावर मैक पर खरीदारी की राय इस समय। आइए कुछ 10 की कमाई की पिक्स भी बाकी हैं, जैसे जानते हैं उनका आइडिया। जय बताइए। जी दीपांशु, जो राजेश जी ने स्टॉक दिया वही है मेरा भी स्टॉक 10 की कमाई में। सीसीएल प्रोडक्ट्स, ये काफी समय से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं दीपांशु, लगभग 200-225 के टाइम से। और अब जो हिसाब से स्टॉक के नंबर्स आए, आई मीन शेयर के कंपनी के काफी दमदार नंबर्स मैं कहूंगा कि, और जो हिसाब से टेक्निकली भी अगर आप देखें तो एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन में से ये स्टॉक ने फिर से ऊपर में तरफ ब्रेकआउट दिया थी। एंड जैन मंथ में इसके वॉल्यूम्स बहुत ही बढ़िया देखने मिले। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तो एक अच्छा वॉल्यूम था ही इसमें, बट ओवरऑल मंथ में भी अगर आप देखिए सो आई वुड से दिसंबर से तो ज्यादा अच्छा बेटर वॉल्यूम्स हमें दिखने मिले। उसके साथ ही साथ प्राइस में एक अच्छा मूव भी देखने मिला है, प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिला है। मोमेंटम काफी हद तक मैं कहूंगा कि बुल्स के फेवर में, राइट फ्रॉम मंथली चार्ट्स टू डेली चार्ट्स। सीसीएल प्रोडक्ट्स मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से 52 वीक हाई लगाने को रेडी है दीपांशु, दैट इज अगेन लाइफ टाइम हाई लगाने को रेडी है। इसके जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं इमीडिएटली ऑन द अपसाइड वुड बी 540, 540 तक के पोजिशनली टारगेट्स के लिए इसको खरीदना चाहिए। एंड ऑन द डाउन साइड मेरा ये मानना है दीप, ये स्टॉक में लगभग 432 ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। दैट इज अ स्टॉप लॉस, इसको खरीदते चल सकते हैं। ओके, तो सीसीएल प्रोडक्ट्स पहले भी जय के रेडार पर रहा है, आज भी पसंद है, पालविया साहब को भी पसंद है, और पिछले हफ्ते तो हमने मैनेजमेंट से भी बात करी थी, तो बढ़िया एक्शन इस पर आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। आइए एक और 10 की कमाई के लिए विश्वेश जी की तरफ से। विश्वेश जी बताएं सर। देखिए, मेरी ओर से जो 10 की कमाई का स्टॉक है वो आज ऊपर है, लेकिन मुझे लगता है कि इट इज गिविंग अ वेरी वेरी गुड ब्रेकआउट, सो आई एम बाइंग द स्ट्रेंथ राइट नाउ। स्टॉक का नाम है शारदा क्रॉप। शारदा क्रॉप आज अगर देखा जाए तो 430 के आसपास है, 13% ऊपर है। ऐसा लगेगा कि शायद बहुत बढ़ गया है, लेकिन कंपेयर टू व्हाट मे बी लाइंग इन द स्टोर फॉर द फ्यूचर, दिस इज नथिंग इन माय ओपिनियन। तो यहाँ पे एक चीज है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल है, तो आराम से खरीदे। 430 है, मुझे लगता है 400 तक भी ऐड करने का स्कोप रखे। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का लार्ज ब्रेकआउट है और जिसकी नेकलाइन 380 के आसपास है, और क्योंकि आज ऑल ऑफ अ सडन ये इतने बड़े गैप से खुलना है तो मौका नहीं मिला है, तो 400 तक खरीदना चाहिए, 380 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मुझे लगता है आई थिंक द स्टॉक इज प्राइसिंग सम बिग मूव इन द नियर टर्म, सो 500 और 560 ये दो बड़े टारगेट के लिए शारदा क्रॉप को करना है। बट एक खास ध्यान रखे कि धीरे से खरीदे, मार्केट पुल बैक देता है तब खरीदे। 430 से 400 के बीच में एटलीस्ट 3 ट्रांच में खरीदे। मुझे लगता है ये स्टॉक आने वाले दिनों में 560 तक जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए शारदा क्रॉप के जैन साहब का जैन स्टॉक। और हाल ही में मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते भी शारदा क्रॉप को मैं खरीदारी करने की राय सिद्धार्थ जी ने भी दी थी। सिद्धार्थ जी ने भी शायद बजट के हिसाब से जो उनके सिप वाले स्टॉक में दिया था कि शारदा क्रॉप का ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय। 380 का लगाइएगा स्टॉप लॉस, 500 और 560 के टारगेट के लिए यहां पर करनी है खरीदारी। ये है एक बेहतरीन स्टॉक। आइए अब शॉर्ट टर्म पिक का वक्त है। बताएं राजेश जी आपकी शॉर्ट टर्म पिक। शॉर्ट टर्म पिक रहेगी रेमंड्स। ये स्टॉक में देखें तो एक अच्छी रैली हमने पिछले हफ्तों में देखी, और स्टॉक में एक रैली होने के बाद पिछले 7-8 दिन से एक साइडवेज कंसोलिडेशन होते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से इसके ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए, हमें लगता है ये स्टॉक को शॉर्ट टर्म में बाय करना चाहिए। हमें लगता है ये कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट अभी बहुत जल्द होते हुए दिख सकता है। तो 765 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इसमें 765, 755 ये बाइंग रेंज रहेगी। स्टॉप लॉस रखे करीब 730 के आसपास, और शॉर्ट टर्म में हमें लगता है इस स्टॉक में टारगेट आना चाहिए करीब 820 से लेके 840 तक के। तो रेमंड्स पे बाय करने की सलाह रहेगी शॉर्ट टर्म में।
465 वाले दो स्टॉक रिकमेंड करने के बाद अब पालिया साहब ने की है जबरदस्त प्रोग्रेस, सीधा 765 वाले स्टॉक पर आए हैं। 300 रुपए ऊपर वाला स्टॉक रिकमेंड किया है। रेमंड्स खरीदारी करने की राय 730 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉप लॉस वही रखा है, एक का 430, दूसरे का 440, तीसरे का 730, 30-40 के आसपास स्टॉप लॉस है, टारगेट उसके आसपास ही है। रेमंड्स खरीदने का इरादा है आपका। आइए अब सेठी साहब से भी पूछ लें उनकी शॉर्ट टर्म पिक बताएं सर। हाँ बिल्कुल अनिल जी, जो आज की मेरी शॉर्ट टर्म पिक है वो एक एग्री फोकस्ड स्टॉक है। स्टॉक का नाम है इंसेक्टिसाइड्स इंडिया, जो कि अभी 707 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अनिल जी, हम इस अभी बजट वीक में है और मुझे लगता है यहाँ से बजट तक के लिए भी एग्री सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी बननी चाहिए एज एंड व्हेन जो मार्केट के सेंटीमेंट ठीक होते हैं, बिकॉज ये एक सेक्टर रहेगा जहां पे सरकार का डेफिनेटली बड़ा फोकस होना चाहिए। लुकिंग एट द वे, एक तो फार्म प्रोटेस्ट के बाद किसानों में जो नाराजगी है, उसके बाद यूपी और पंजाब जैसे स्टेट्स में इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो मुझे लगता है जो एग्री वाले स्टॉक्स है वो अच्छा करेंगे। और यहाँ से मैंने इंसेक्टिसाइड्स इंडिया को पिक किया, जो कि क्रॉप प्रोटेक्शन, फिर आपके जो भी ये इंसेक्टिसाइड्स है, फंगिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, इन सब के लिए जानी जाती है कंपनी का एक जेवी है, जापान की कंपनी है निशान केमिकल्स, उसके साथ फिर एक यूएस की भी कंपनी है एमवेक, उसके साथ भी टेक्निकल टाई अप है और सॉलिड फंडामेंटल्स है। और सबसे अच्छी बात है, वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है। अगर आप इस सेक्टर की बाकी कंपनियों से कंपेयर करें तो जो कि 40-50 के मल्टीपल पे ट्रेड करती है, ये स्टॉक 14-15 के मल्टीपल पे ही ट्रेड करता है। डेट इक्विटी रेशियो 0.25, प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 72% की हिस्सेदारी, और उन्होंने लगातार अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया भी है इसमें। तो मुझे लगता है ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी कमाल कर सकता है। 735 का टारगेट है शॉर्ट टर्म का और स्टॉप लॉस रखना है 690 रुपए। ओके, तो ये है आपके लिए इंसेक्टिसाइड्स। बजट से पहले ये है स्टॉक एक्शन में और यहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए सेठी साहब की तरफ से। आइए बढ़ते आगे, वक्त है अब हमारी खास सीरीज मार्केट मांगे मोर। और मार्केट किससे मांग रहा है? वित्त मंत्री जी से। आइए देख लेते हैं बजट में क्या कुछ चाहिए बाजार को, बजट से पहले बजट के बाद बाजार कहां रहेगा और कहां आपके लिए होंगे निवेश के मौके। बाजार के जाने माने दिग्गज हेलियस इंडिया के CIO यानी कि चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर दिनशो ईरानी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। दिनशो सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। थैंक यू वंस अगेन सर। आपने अपना वादा निभाया एकदम। आपसे जब पिछली बार मुलाकात हुई मैंने कहा मैं बजट से पहले एक बार फिर से आपको तकलीफ दूंगा और आपने हमारी रिक्वेस्ट को माना। थैंक यू वेरी मच सर। नहीं जी, हमेशा प्लेजर रहता है आपके शो पे आने के लिए और धन्यवाद आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू सर। और वैसे भी है ना कि वो आपकी समीर सर की पॉजिटिविटी, थोड़ी बुलिशनेस, थोड़ा जोश उत्साह में इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है। एक्चुअली ये 1000 पॉइंट गिनने में टाइम नहीं लगा है। खैर मैं उस पे बाद में आता हूँ। उससे पहले एक बार सर जरा बजट के बारे में बताएं, क्या एक्सपेक्टेशन से बाजार जा रहा है बजट में? जी देखिए, बजट से जो उम्मीद है वो यही है कि वो ग्रोथ फोकस रहे, क्योंकि अभी भी जरा काफी वॉलेटिलिटी है ग्रोथ में, इतना स्टैंडर्ड नहीं हुआ ना। अभी आप समझिए जब गाड़ी थम जाती है तो उसको शुरू करने के लिए पहले तो एक धीमे से धक्का लगाते हैं, आस्ते आस्ते करके वो मोमेंटम गेन करती है, फिर एक जोरों का धक्का लगता है जहां पे स्टार्टर मार के गाड़ी चालू हो जाती है। तो यहाँ पे अभी जो धीमे का धक्का था वो तो आरबीआई ने जितना लगाना था लगा लिया, उनकी मॉनेटरी पॉलिसी पूरी एग्जॉस्ट कर दी है उन्होंने। तो अभी उनके पास ज्यादा असला नहीं रहा है ये फॉलो अप करने का, उल्टा टाइटनिंग ही देख रहे हैं आप फ्यूचर में। आई मीन आपने देख लिया फेड वाले के कमेंट देख लिए, इन्फ्लेशन देख लिया कितना हाई है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मॉनेटरी में तो टाइटनिंग ही होगा जो ग्रोथ को शायद होल्ड बैक करे। तो जो दोनों का धक्का है वो आना चाहिए अपने बजट से, क्योंकि वहां पे अगर जो आप फिस्कल देखें तो फिस्कली अपने गवर्नमेंट के पास काफी ऑप्शंस हैं आज की तारीख में, और जरूरत भी है एक्चुअली, ऑप्शन भी है और जरूरत भी है। क्योंकि एक तो इनके जो टैक्स के जो रेवेन्यूज थे वो काफी बेहतरीन रहे हैं और उल्टा एस्टिमेट्स को एक्सीड कर दिए हैं। तो उसके लिए उनके पास काफी असला है ये ग्रोथ को धक्का लगाने के लिए भी। और दूसरी जरूरत इसलिए है क्योंकि एक तो रूरल इकोनॉमी काफी स्लो डाउन हो गया है, और आप ये सब देख ही सकते हैं, सारे जो कंज्यूमर रिलेटेड नेम्स के जो कॉन्फ्रेंस कॉल्स हुए उनमें सबने हाईलाइट किया है कि रूरल इकोनॉमी अभी भी स्लो है, पिकअप नहीं आ रहा है, और वहां पे तो काफी रीजन है वो स्लो डाउन के। पर एनीवे, सो वो अगर जो कंजम्पशन लेड एक्सपेंडिचर करते हैं जो कि आपका इसमें आ जाता है अपने केपेक्स वगैरह में, अगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर वगैरह में और जो पुश लगाते हैं तो वो तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा बाजार के लिए। और दूसरी चीज एक्चुअली आपको ये दिमाग में रखनी चाहिए कि
5 स्टेट्स में इलेक्शन है, तो ये शायद थोड़ा पॉपुलिस्ट लेवल पे लीन कर सकता है ये बजट, पर जरा रूरल साइड पे ज्यादा लीन करे तो अच्छा है उस पॉपुलिज्म में। बस यही उम्मीद है बजट से, अभी देखिए क्या होता है। तो चलिए बढ़िया, ग्रोथ पर फोकस रहे, ये सबसे बड़ी बात है। और ग्रोथ की जो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि गाड़ी चल रही है उसको धक्का लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, बंद हो तो स्टार्ट करना मुश्किल काम है। अच्छा सर, एक बात है जिस पर हमेशा नजर रहती है फिस्कल डेफिसिट को लेकर कि बजट में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अगर इस बार ग्रोथ को लेकर सरकार का फोकस रहे, फिस्कल डेफिसिट ऊपर नीचे हो जाए तो कोई चिंता की बात नहीं, आप क्या सोच कर चल रहे हैं, कितना होगा तो बाजार को फर्क नहीं पड़ेगा? जी देखिए, हम ये कह रहे हैं कि उनका ग्लाइड पाथ जो उन्होंने लास्ट बजट में जो बोला था वही स्टिक कर लें, उसके साथ ही चले रहे तो फिर बेहतर नहीं रहेगा। आई थिंक उसमें 6.5 या 6.3 का उन्होंने एस्टिमेट किया था, और इस बार तो उल्टा जो उन्होंने एस्टिमेट किया था उससे बेहतर ही नहीं रहेगा। 6.8 की बात हो रही है अभी, तो अगर जो वो भी मैनेज कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। और एक्चुअली डेफिसिट का अभी आज की तारीख में इतनी ज्यादा चिंता नहीं होनी चाहिए, कपल ऑफ बेसिस पॉइंट हियर एंड देयर, क्योंकि है अपने पास अभी काफी मतलब जैसे रेवेन्यू स्ट्रीम आपने देख लिया है काफी जोरों का आ रहा है, तो उसके चलते इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट को। दूसरी चीज जो मैं बताना भूल गया शायद आपको, इज ये डेफिसिट कंट्रोल करने के लिए उनको एक डेट का भी पुश लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे अगर जो हम लोग ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस में इंक्लूड हो गए तो उसके चलते तो गवर्नमेंट के पास काफी ब्रीदिंग स्पेस मिल जाता है डेट के बेसिस पे, क्योंकि आप अगर जो वो होता है तो एक तो इनफ्लोज आपके डेट में बहुत ही बढ़िया होंगे, और दूसरा जो आपके लॉन्ग टर्म रेट्स है 10 ईयर बॉन्ड यील्ड वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट के पास काफी ऑप्शंस रहेंगे वहां बढ़ाने के लिए, और बैंक्स के ऊपर भी प्रेशर कम हो जाएगा टू गवर्नमेंट को लेंड करने के लिए। तो अगर जो वो होता है, और वो उसके लिए ज्यादा इंकरिंग नहीं चाहिए बॉन्ड ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस में इंक्लूड होने के लिए, बस आपको टैक्स रेट जो है बॉन्ड्स के ऊपर वो थोड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए थोड़े लीन के मतलब थोड़ा लीनियंट होना पड़ेगा वहां पे। तो देखते हैं अगर जो वो सब होता है तो फिर बहुत ही बढ़िया है। और ओके, तो ये है आपके लिए बढ़िया बात है कि अगर फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा पिछले साल वाला मेंटेन कर दे। अच्छा सर, बजट के पहले बाजार थोड़े हल्के हुए, रीजन कुछ भी रहे, चाहे एफआईज बेचे हो या चाहे ग्लोबल मार्केट्स हो, लेकिन क्या ये अच्छी बात है कि अगर पहले हम हल्के होकर जा रहे हैं तो बजट के बाद तेजी बनने की संभावनाएं बनती है? क्या व्यू बन रहा है मार्केट पर सर इस वक्त आपका? जी देखिए, अगर जो आप हिस्ट्री देखें तो जब भी बजट में ऐसे करेक्ट होके गए तो अच्छा ही हुआ है बाजार के लिए। पर वो अपार्ट, आई थिंक अभी जो रीजंस है वो थोड़े ग्लोबल ज्यादा हैं और डोमेस्टिक थोड़े कम है। अभी आप यूएस का देखिए, वहां पे तो करेक्शन बनता ही बनता है, क्योंकि 7 साल से उनकी तेजी चलती आई है। हमारी तो 3 साल से ही हुई है जो भी हुई है, पर उनकी तो 7 साल से तेजी है, और वो 7 साल के बाद थोड़ी थकान तो आ ही जाती है बाजार में, तो वहां पे थोड़ा ज्यादा करेक्शन हो रहा है। पर आई थिंक इंडिया जो है वो उसके इंडिकेशन फॉलो कर रहा है रादर देन, इसीलिए टेक में देखिए आपकी जोरों की मंदी आ जा रही है हिंदुस्तान में। क्योंकि वैल्यूएशन भी थोड़े ऊपर हो गए थे, इसलिए हमें टेक में भी लगता है कि जो मिड कैप स्मॉल कैप टेक है वहां से तो आप अवॉइड ही कीजिए, सिर्फ लार्ज कैप में ही रहिए, बिकॉज वहीं पे आपको ग्रोथ दिखेगा आगे चलते, और वैल्यूएशन भी थोड़े नॉर्मल है। तो वो सब अगर जो आप देखें तो ठीक है, अच्छा हुआ है, लेकिन थोड़ा संभल जाए, क्योंकि आपके जो हाई वैल्यूएशन सेक्टर्स है वहां पे तो आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा इसकी ये तारीख में। और आपने देख लिया सारे प्लेटफॉर्म्स पे प्लेज पिछले काफी दिनों से करेक्शन बनती जा रही है उनमें, क्योंकि वैल्यूएशन ही नहीं है वहां पे, जस्टिफिकेशन ही नहीं आ सकता। तो उन सब सेक्टरों में आपको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। परफेक्ट है, तो थोड़ी वहां सावधानी रखना जरूरी है। अच्छा सर, मैं इस साल के लिए भी आउटलुक लेना चाहता हूं एक बार फिर से आपसे, क्योंकि एफआईज की बिकवाली थोड़ा सा परेशान कर रही है लगातार 3 महीने से, ऐसा लगता है कि थोड़ी रुकेगी फिर से, और इस बार तो ज्यादा उम्मीदें ये भी थी कि चलिए जनवरी में नए एलोकेशंस होते हैं। कोई खास वजह आप देखते हैं सर बिकवाली की? जी, बिकवाली का तो वजह कुछ खास है नहीं, बस यही है कि ग्लोबली अगर जो आप वहां पे जैसे मैंने बताया आपको यूएस में टेपरिंग इंटरेस्ट रेट हाइक की बात हो रही है, तो उसके चलते हमेशा पैसा सकआउट ही होता है सिस्टम में से, और वही आई थिंक जारी है आज की तारीख में। पर अल्टीमेटली ये होता है कि पैसा अपना एक लेवल, लिक्विडिटी बोलते हैं, इसीलिए लिक्विडिटी बोलते हैं क्योंकि एक लेवल फाइंड करता है, और वो लेवल वहां पे फाइंड करता है जहां पे ग्रोथ ज्यादा है। और फॉर्चुनेटली हमारे मार्केट मतलब हमारी इकोनॉमी वगैरह में तो ग्रोथ काफी अच्छी है। तो आई थिंक एक अभी के लिए तो सारी जगह से पैसा सकआउट हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली आई थिंक डायरेक्शन वहीं पे आएगा जहां पे ग्रोथ होगी। और होपफुली इंडिया, जैसे पास्ट में भी आपने देखा है कि जनवरी में कुछ ज्यादा ही बिकवाली आती है अपने एफआईएस की हिंदुस्तान में, पर अल्टीमेटली ग्रोथ अल्टीमेटली वापस इनफ्लो आ जाते हैं। तो आई थिंक वो सब आपको आगे चल के ही दिखेगा। अभी के लिए तो आपको प्रेशर ही दिखेगा मार्केट में ऑन टर्म्स ऑफ एफआईआई सेलिंग के हिसाब से।
ठीक बात है। अच्छा सर, बजट से पहले या बजट के बाद अगर निवेश करना हो, कौन सी थीम्स आपको लगता है कि ठीक रहेगी, या बजट के बाद इंतजार करें उसके बाद करें? जी देखिए, अभी के लिए तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि फाइनेंस सेक्टर, उसमें तो आपको बहुत ही मतलब यही मौका है आपका, जहां पे भी आपको करेक्शन दिखे, बैंक्स में, एनबीएफसीज में, जहां आपको लगे, इंश्योरेंस में, वहां पे आप घुस सकते हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर जो आप एक तो बॉन्ड इंडाइसेस की मैंने बात की, इंक्लूजन की, अगर जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म रेट्स थोड़े सॉफन होते हैं तो बैंक्स के लिए तो बहुत ही ब्रीदिंग स्पेस आ जाता है। दूसरा, जब भी आपका इंटरेस्ट रेट साइकिल पिकअप होता है तो आपके जो नेट इंटरेस्ट इनकम होती है वो हमेशा एक्सपैंड होती है, मार्जिन एक्सपैंड हो जाते हैं और इनकम बढ़ने लगती है। क्योंकि आपकी जो लेंडिंग है वो तो आपने उसमें दी हुई, फ्लोटिंग रेट पे दी हुई है, लेकिन जो आपकी बोरोइंग है वो नॉर्मली फिक्स रेट पे होती है और लॉन्गर टर्म होती है, तो बोरोइंग एडजस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन जो लेंडिंग होती है उसमें तो इमीडिएट इंपैक्ट आता है, तो निम्स विल इंक्रीज। तो उसके चलते बैंक्स के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, एनबीएफसी के लिए बहुत बढ़िया है, और इंश्योरेंस के लिए तो वैसे ही हमें अच्छा लगता है पूरे बीएफएसआई सेक्टर को लेके। सो आई थिंक वहां पे आपको रुकना नहीं चाहिए, वहां पे जो है आप जो आपको ठीक लगे, जहां पे आपको वैल्यूएशन ठीक दिखते हैं वहां पे आप ले लीजिए। दूसरा, आईटी में मैंने बोला लार्ज कैप आईटी फिर भी ठीक है, थोड़ा आपको थमना है तो थम जाइए, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप आईटी छोड़ दीजिए अभी के लिए। और जो अदर दूसरे जो सेक्टर हमें अच्छे लगते हैं वो है फार्मा है टू एन एक्सटेंट, रियल एस्टेट है, होटल सेक्टर है, तो ये सारे सेक्टर्स हैं जो हमें जरा ठीक ठीक दिखते हैं और अच्छे दिखते हैं आगे चल के। सो उसके हिसाब से ठीक ही है। तो बैंक्स, एनबीएफसी, इंश्योरेंस आपके हमेशा से पसंदीदा सेक्टर रहे, अट्रैक्टिव भी लग रहे हैं, नतीजे भी दमदार आ रहे हैं सर। देखिए क्या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स रिजल्ट दे रहे हैं, मतलब एकदम ऐसा सरप्राइज नहीं हो रहा सर? आईसीआईसीआई, बंधन, ये सारे जो रिजल्ट आ रहे हैं गजब के रिजल्ट है। जी देखिए, आईसीआईसी में इतना सरप्राइज नहीं था, मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अच्छे रिजल्ट, पर कुछ ज्यादा ही अच्छे आ गए, वो तो बात अलग है। पर उनका एक्चुअली था भी उनके लिए, उनका जो फोकस रहा है ऑन क्रेडिट कार्ड्स और ऑन रिटेल लोन्स, उसमें तो हमें लग रहा था कि ज्यादा जोरों का ग्रोथ आ सकता है और वो आ गया। तो इसलिए, और बाकी सारे बैंक्स में भी जैसे मैंने बोला कि ये सरप्राइज रहेगा, आई थिंक ये अगले 2-3 क्वार्टर में ये सरप्राइज देते ही रहेंगे पॉजिटिवली। सो बने रहिए यहाँ पे। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आगे का एक्शन, बजट के लिहाज से भी और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी। दिनेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे लिए आपने समय दिया और सारे इन मुद्दों पर अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ आपने रखी। तो ये थे दिनेश ईरानी साहब, सीआईओ हेलियस इंडिया के, बताते हुए अपनी राय बाजार पर, बजट पर। बाजार 17,400 के पास टाइम पास करते हुए दिख रहे हैं और बैंक निफ्टी 37,500 के आसपास टाइम पास करते हुए दिख रहे हैं। और काफी समय के बाद, जिसे मैं टाइम पास नहीं कहूंगा, अपने टाइम का इंतजार करते हुए कुणाल जी और राकेश जी तैयार है। बताएं सर, आपकी 10 की कमाई का शेयर। नहीं जी, हमारी 10 की कमाई का स्टॉक है, एक एग्री इनपुट से जुड़ी हुई कंपनी है अनिल जी, और स्टॉक का नाम है पंजाब केमिकल एंड क्रॉप केयर। अनिल जी, इस पर हमारी खरीदारी की राय है। चार्ट बहुत ही जबरदस्त है, स्टॉक में एक बड़ा रनअप आया, उसके बाद हमने कंसोलिडेशन पूरा होता हुआ दिखा है। तो यहां पर मध्यम से लंबी अवधि के लिए हमारी खरीदारी की राय है। निचले स्तरों पर धीरे धीरे करके इसको अक्यूमुलेट करें, बजट में तो इसको फायदा होगा ही, लेकिन उसके बियॉन्ड भी अनिल जी ये स्टॉक जो है एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, जो कि रडार पर आमतौर पर बहुत ज्यादा नहीं रहता है। तो इस स्टॉक को धीरे धीरे करके अक्यूमुलेट करके मीडियम टर्म में होल्ड करने की राय है। ओवर टू राकेश। अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, गिरावट पे जैसे कुणाल जी ने बोला, पंजाब एल्कली एंड क्रॉप को एक्यूमुलेट करने की राय है 1850, 1850 से लेकर 2000 के टारगेट के लिए। ओके, तो यह है आपके लिए पंजाब केमिकल्स, जहां पर करनी है खरीदारी। 1500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 14 जुलाई पिछले साल हमने एसआईपी स्टॉक में भी इस स्टॉक के बारे में आपको बताया था। 1650 के हमारे टारगेट्स भी थे, आए भी, उसके बाद स्टॉक थोड़ा करेक्ट भी हुआ है, अब वापस खरीदारी के लेवल्स में आ रहा है। 1850 से 2000 के बड़े टारगेट्स के लिए राकेश जी, कुणाल जी की 10 की कमाई का है आइडिया। आइए एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे। पीएनबी गिल्ड्स का मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ने वाला है, उनसे करेंगे चर्चा और उसके बाद आपको कुछ और भी बढ़िया एक्शन बाजार का बताएंगे। तो बस 2 मिनट में लौटेंगे।